हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, जो है ओम्स लॉ। ओम ने क्या नियम दिया था, क्या उसकी कंडीशन थी और क्या उसने बताया कि कब ये वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा, उसके बारे में यहाँ हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ओम्स लॉ। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले बता दें कि ओम ने एक कंडक्टर मटेरियल लिया। क्या लिया? कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। और उस कंडक्टर मटेरियल के लिए उसने जो देखा, क्या देखा कि जब इसके अंदर हम यदि करंट फ्लो करते हैं, क्या फ्लो करते हैं? करंट फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर मटेरियल में, तो जो हमने कंडक्टर लिया उसके एंड्स पर एक पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो उसने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में एक रिलेशन दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट में रिलेशन दिया। और उसने ये भी देखा कि जो मटेरियल है उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज कर रहा है। करंट को क्या कर रहा है? अपोज, यानी कि करंट को कम कर रहा है। वो प्रॉपर्टी क्या थी वो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसको उसने नाम दिया था रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया था? रेजिस्टेंस। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तो इसको ऐसा समझो कि मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने मान लिया कितना है? आर। कितना है? आर। अब इस कंडक्टर मटेरियल में हमने करंट फ्लो कर दी आई। तो इस आर, ये जो हमने आर लिया, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वी, जिससे हम लिखते हैं वी, ठीक है। तो वी और आई का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वी और आई का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? आर के इक्वल होगा। जो आर क्या यहाँ पर? रेजिस्टेंस है। किसका? इस कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि जब V और I का जो रेशियो वो कांस्टेंट होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी रखी उसने कि हम जो ओम्स लॉ वो तभी वैलिड होगा, ठीक है, कि यदि ये चीजें चेंज न हो, ठीक है। जैसे लाइक टेम्परेचर हो गया, लेंथ हो गई, एरिया हो गया। जो हम कंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हो, इसकी लेंथ में चेंज नहीं करें हम, या इसके एरिया में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो उस केस में V और I का रेशियो कांस्टेंट होगा। और वो कांस्टेंट किसके इक्वल होगा? R के इक्वल, जहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस है इस कंडक्टर मटेरियल का, ठीक है। तो अब मैं स्टेटमेंट है वो पढ़ देता हूं जिससे क्लियर हो जाए और अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एसेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि चेंज नहीं हो, देन रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट, यानी कि इसके ऊपर पोटेंशियल हमने अप्लाइड किया वो, और एंड करंट फ्लो थ्रू इट, और इसमें करंट फ्लो हो, रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि क्या कह रहा है वो कि if physical state of a conductor like temperature, length, area etc remains unchanged, then ratio of potential applied on its end and current flow through it remains constant। यानी कि V और I का जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कब रहेगा कांस्टेंट? जब उस मटेरियल का, जो हम कंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर, उसकी लेंथ और हम बात करें एरिया की, ये सभी क्या हो? चेंज ना हो, ये अनचेंज रहें। तो उस केस में V और I का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट उसने डिफाइन किया R। क्या डिफाइन किया? R। तो इस फॉर्मूले को लिखा गया V अपॉन I इक्वल टू R, ये लिखा गया। जहां पर R क्या है, यहां लिख देता हूं मैं। R है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उसका क्या है? रेजिस्टेंस है R। तो R, यदि हम टेम्परेचर, लेंथ, एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडक्टर मटेरियल का जो R है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि यदि इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं I, और इस R पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V आया, तो जो V है वो करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम हटाते हैं तो यहां से आता है V इक्वल टू I R।
जहां पर आर क्या है, यहां डिफाइन कर रखा है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहां से भी हम यदि फॉर्मूला निकालें तो आर इक्वल टू कितना है हमारे पास, V अपॉन आई। तो V और I का जो रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो हमेशा क्या रहेगा, कंडक्टर मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगा। और किस केस में, जब टेम्परेचर, लेंथ और एरिया क्या रहेंगे, सेम रहे, इसमें कोई चेंजेस न हो, तो उस कांस्टेंट को डिफाइन किया R। ये किसने बताया, साइंटिस्ट ओम ने बताया। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था। अब हम थोड़ी और चर्चा करें कि R जो है, यहाँ पर टेम्परेचर है वो हम चेंज कर दें तो क्या होगा, लेंथ चेंज कर दे तो क्या होगा, ठीक है, एरिया चेंज कर दें तो क्या होगा, उन सब का इफेक्ट क्या होता है आर के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया आर इक्वल टू V अपॉन आई। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है यहाँ पर कि जो आर है वो V के ऊपर डिपेंड है, आई के ऊपर डिपेंड है या नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि फॉर्मूला जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पर V और I फॉर्मूले में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो R है वो V पे भी डिपेंड नहीं है और करंट I पे भी डिपेंड नहीं करता। क्यों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड होगा, क्या होगा, ओम्स लॉ वैलिड होगा, वहां पर R V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यदि ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तब हम V और I को चेंज करेंगे तो R भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ओम ने क्या कहा कि जो मटेरियल हम ले रहे हैं, जो कंडक्टर मटेरियल हम ले रहे हैं, उस मटेरियल का यदि टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एसेट्रा कांस्टेंट हो तो उस मटेरियल का आर भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो आर है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यदि ओम्स लॉ वैलिड ही नहीं है तो आर है वो V और I के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I, V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर V की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग I की वैल्यू भी चेंज होगी, यानी कि V और I का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या देगा, हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, और वो कांस्टेंट हमने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R के इक्वल। ठीक है, और R क्या है, उस मटेरियल का, उस कंडक्टर मटेरियल का रेजिस्टेंस है। अब जो R है, ठीक है, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करें V और I में, किसमें, V और I में हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए यहां से हमारा था V इज प्रोपोर्शन टू I, क्या लिखा था, V इज प्रोपोर्शन टू I, यानी कि V है वो इसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल। तो यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूं, यहां पर ये x एक्सिस पर हमने करंट ले लिया और y एक्सिस पर हमने वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ले लिया, ये ओरिजिन हो गया। तो V और I के बीच में यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें ग्राफ में कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी, हमारी एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी, यदि ओम्स लॉ वैलिड है तो। यदि ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग R वेरी करेगा, और R वेरी करेगा तो V और I में स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक डायोड का जो होता है I और V के बीच में हम ग्राफ यदि प्लॉट करते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर V हम लें, इधर I लें, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ओम्स लॉ में V और I के बीच में ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, यदि यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मीन्स यहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, यहां पर ओम्स लॉ क्या है, वैलिड। तो जब भी हमें V और I के बीच में यदि ग्राफ दिया हुआ हो और ग्राफ कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन में हो, कैसे लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, तो वहां हम बिना कुछ कहे बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट कहेंगे कि यहां पर ओम्स लॉ वैलिड है। यानी कि किसके बीच में, V और I के बीच में यदि ग्राफ, V और I के बीच में यदि ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो यहां पर कौन सा लॉ फॉलो होगा, ओम्स लॉ फॉलो होगा। अब इस ग्राफ का स्लोप हम लें तो यहां देखें, मान लो एंगल है थीटा, क्या निकालना है हमें, स्लोप। तो स्लोप का मीन्स है हमें टेन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए टेन थीटा, ये ट्राइंगल बन गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, V, और बेस कितना है, I। तो V अपॉन I आ गया, और V अपॉन I किसके इक्वल था, देखिए V अपॉन I किसके इक्वल था, R के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा R के इक्वल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो V और I में हमने ग्राफ प्लॉट किया है, किसमें, V और I में हमने ग्राफ प्लॉट किया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये क्या बता रहा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ।
तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। तो अब यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाए, हम किसकी वैल्यू चेंज कर दें, थीटा को इंक्रीज कर दें, यानी कि कहने का मतलब यदि थीटा इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि ये ग्राफ यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए थीटा इंक्रीज हो गया, तो थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस मटेरियल का आर भी क्या होगा, इंक्रीज। यानी कि अलग अलग यदि मटेरियल हमें दिया हुआ है और अलग अलग मटेरियल के लिए आर का मान अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये जो आर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर यदि एंगल हम इंक्रीज करें, ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, या इनकी अलग अलग लेंथ हो, उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज करेंगे आर भी इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, आर दे रहा है। तो यहाँ पर थीटा बढ़ने से आर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो ओम्स लॉ है उसके लिए वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी लेंथ भी कांस्टेंट होनी चाहिए, और उसका जो एरिया है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ये चीज़ें हम चेंज कर देंगे तो आर भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो आर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, आर डिपेंड है टेम्परेचर पे, किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर पे डिपेंड है। आर किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि लेंथ चेंज कर देंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यदि टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो आर चेंज हो जाएगा। और आर डिपेंड करता है एरिया पर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया पर। यदि हम एरिया भी चेंज कर देंगे मटेरियल का तो आर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में V इक्वल्स टू आई आर नहीं लिखा जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसको समझते हैं आराम से, धीरे धीरे बिल्कुल, कि मान लो हमने दो मटेरियल लिए, हमने क्या लिए, दो मटेरियल, और दोनों ही हमने मान लो कॉपर के लिए। किसके लिए हैं, कॉपर के। अब देखो मान लो ये एक कॉपर वायर है और इसका जो लेंथ है मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने मान ली L है। कितनी है, L है। अब मैं एक और मटेरियल ले रहा हूँ और वो भी कॉपर का ही है, हमने दोनों ही कॉपर के लिए कहा आपको, किसके लिए हैं, कॉपर के। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने 2L मान ली। एक कॉपर वायर लिया L लेंथ का और एक दूसरा वायर लिया वो भी कॉपर वायर लिया, उसकी लेंथ कितनी है, 2L, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया कि इस मटेरियल का जो R है और इस मटेरियल का जो R है क्या सेम होगा, नहीं होगा। मटेरियल दोनों ही कॉपर के हैं, जो कंडक्टर मटेरियल में दोनों ही क्या है, कॉपर, लेकिन दोनों की लेंथ क्या है, अलग अलग है। यदि लेंथ दोनों की सेम होती, यहाँ पर L, ये भी L होता है, ये भी L होता और दोनों ही कॉपर के होते, तब तो R सेम रहता। लेकिन यहाँ पर लेंथ देखिए अलग अलग है, तो जो R है वो किसके ऊपर डिपेंड है, लेंथ के ऊपर। तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका अलग होगा। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि जो R है वो L के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि मटेरियल हमने दोनों सेम रखे हैं, मटेरियल दोनों कॉपर के लिए रखे हैं, दोनों की लेंथ डिफरेंट है, एक की L है एक की 2L है, तो इन दोनों का R है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, R सेम नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि R L, ये L वाले के लिए इज नॉट इक्वल टू R 2L, ठीक है। जबकि मटेरियल दोनों ही क्या यूज किए हमने, कॉपर के यूज किए हैं। तो मटेरियल तो सेम है लेकिन उनकी लेंथ चेंज करने से क्या हो गया, उनका आर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि हम इनका एरिया चेंज कर दें, क्या कर दें, मान लो कि इसका एरिया हमने ले लिया A और इसका एरिया हमने ले लिया A/2, कितना ले लिया, इसका A ले लिया, इसका A/2 ले लिया। तो अब हमने यहाँ पर, अब लेंथ की बात नहीं कर रहे, हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब हमने एरिया भी डिफरेंट ले रखा है। तो देखिए जो R है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो R है ऐसा लिखा जा सकता है कि RA इज नॉट इक्वल टू RA/2, यानी कि R भी दोनों का सेम नहीं होगा जब उनका एरिया भी डिफरेंट हो, जबकि मटेरियल हमने एक ले रखे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो R है वो लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड है। ऐसे यदि इनका टेम्परेचर भी चेंज कर दे हम,
क्या कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें। जैसे मान लो इसका 50 डिग्री सेल्सियस और इसका कर दिया हमने 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस केस में टेम्परेचर चेंज होने से इनका आर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आर किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया आर से रिलेटेड। और थोड़ा सा हम डिस्कस करें, आगे चलें तो क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है वो हम अगले लेक्चर में यहाँ पर पढ़ेंगे। आज नॉर्मली आर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आर इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, V अपॉन आई। अब देखिए इसकी जो यूनिट होती है, किसने दिया था आर के बारे में, किसने बताया, ओम ने। तो एक तो यूनिट होती है ओम, जो सभी जानते होंगे, लगभग सभी ने पढ़ रखा। ओम्स लॉ में आर जो है ये ऐसे उसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर V की यूनिट हम निकालें तो क्या होती है, वोल्ट, और करंट I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो सेकंड यूनिट क्या हो गई, R इक्वल टू V वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। एक होती है ओम, एक क्या होती है, ओम। ये सिंबल है ओम को रिप्रेजेंट करेगा, ओम, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है आर की यूनिट। तो आर की यूनिट हमने यहां पर पढ़ी, ठीक है। अब यहां पर यदि ओम्स लॉ है तो ओम्स लॉ वैलिड होगा तो उसके लिए हमेशा क्या लिखा जाएगा, आई V इक्वल टू आई इंटू आर। यदि ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा तो उस केस में क्या लिखा जाएगा, V इज नॉट इक्वल टू आई आर। यहां से हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी V अपॉन आई, और ये वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, कांस्टेंट। और यहां पर जो R है, R इज नॉट इक्वल टू, या हम कहें कि यहां पर V और I का रेशियो सेम नहीं होगा। यहां पर कांस्टेंट है तो V और I का रेशियो हमेशा सेम होगा, यानी कि R V के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और I के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन इस केस में यदि हम I और V को चेंज करेंगे तो R की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि R है वो V और I के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा। जब R V और I पे डिपेंड नहीं करेगा तो वहाँ पर कौन सा लॉ होगा, ओम्स लॉ होगा। और यहाँ पर यदि डिपेंड नहीं कर रहा तो वहाँ पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। उन डिवाइसेज को हम बोलते हैं, जैसे ओम्स लॉ वैलिड होता है उनको ओहमिक डिवाइस कहते हैं, ठीक है। जिसमें ओम्स लॉ वैलिड रहता है R इक्वल टू V अपॉन आई, या हम कहें V इक्वल टू आई आर। तो इसमें ओम्स लॉ वैलिड है तो ऐसी डिवाइसेज को हम बोलते हैं ओहमिक डिवाइस। क्या बोलते हैं, ओहमिक डिवाइस, ओहमिक डिवाइसेज। और जब R इज नॉट इक्वल टू, या हम कहें कि V इज नॉट इक्वल टू आई आर, तो यहां पर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ऐसी डिवाइसेज को हम बोलते हैं नॉन ओहमिक। क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक डिवाइसेज, यानी कि जो ओम के नियम की पालना नहीं करती। ओम के नियम की जो पालना करेंगी उनको ओहमिक डिवाइस कहते हैं हम, और जो ओम के नियम की पालना नहीं करती हैं उनको नॉन ओहमिक डिवाइसेज हम कहते हैं, ठीक है। अब हम और चर्चा करें यहाँ पर आर के ऊपर। तो देखिए मैंने एक मटेरियल लिया, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस हमने मान लिया, ये आर हमें दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ क्या है, L है, और ये मटेरियल है कॉपर का। ये किसका है, कॉपर का, ठीक है। एक मटेरियल और लिया मैंने, कंडक्टर मटेरियल, ठीक, और कंडक्टर मटेरियल ये हमने ले लिया सिल्वर का। किसका ले लिया, सिल्वर। एक तो हमने कॉपर ले लिया और एक सिल्वर ले लिया, और इसकी लेंथ भी हमने कितनी रख दी, L। यानी कि दो मटेरियल अलग अलग हैं, दो कंडक्टर मटेरियल हैं, जिसमें एक कॉपर का है और एक किसका है, सिल्वर का है, ठीक है। और दोनों की लेंथ सेम है। तो हमसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों का, R कॉपर और R सिल्वर, क्या दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि R कॉपर इज नॉट इक्वल टू R सिल्वर, यानी कि जो R है वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो मटेरियल का जो नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड है, लेंथ के ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर, लेंथ पे भी डिपेंड है, एरिया पे भी डिपेंड है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। और जो नेचर हम ले रहे हैं, अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उनके लिए R की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। यदि मटेरियल हम अलग अलग लेंगे तो उनके लिए R की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी नॉलेज, काफ़ी जानकारी हमें ओम्स लॉ से मिलती है, जिसके बारे में हम रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। इसका यूनिट है वो ओम होती है या फिर वोल्ट पर एम्पियर होती है। अब 1 ओम क्या होता है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करें कि 1 ओम क्या है।
ठीक है, तो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि 1 ओम कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मान लो कि कोई मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, इस प्रकार से एक मटेरियल हमने ले लिया और इसका R है और ये हमें प्रूफ करना है 1 ओम। कब होगा? तो देखिए हमने लिखा V इक्वल्स टू आई R, तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या होता है V अपॉन I, ठीक है। यदि मैं यहाँ यूज कर लूँ इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट और I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये यूज कर लें, तो यहाँ से देखिए R इक्वल्स टू कितना आएगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 1 ओम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीन्स ये हुआ कि यदि किसी वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और जो रेजिस्टेंस है उसके टर्मिनल के बीच में हमें वोल्टेज 1 वोल्ट मिल रहा है, तो उस मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम के इक्वल होगा? 1 ओम के इक्वल रहेगा, ठीक है। अब और थोड़ी सी हम बात करें कि रेजिस्टेंस को नॉर्मली इस सिंबल से यहां पर बना रखा है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये R हो गया, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक, ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दिया हुआ है हमें पता होना चाहिए, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर ये जो R है, ये यहां पर जो मटेरियल ले रखा है, इस मटेरियल के लिए R कांस्टेंट होगा। यहां पर जो R है वो क्या है? कांस्टेंट। यदि हमें ऐसा सिंबल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस के लिए ऐसा सिंबल दिया हुआ है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का वो वेरिएबल होगा, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, यहां पर कांस्टेंट हो गया। यदि बीच में ऐसा सिंबल एरो का निशान लगा हो तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर, यानी कि आधा आधा क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो ये भी ध्यान रखना, यदि ऐसा ही सिंबल दिया हुआ तो उसका मतलब क्या है? R कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है रेजिस्टेंस, और इसको क्या लिखते हैं हम? पोटेंशियल डिवाइडर कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और एक चीज मैं बताता हूं इसमें, ठीक है, कि R जो है, कि कोई भी कंडक्टर मटेरियल होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस। मान लो कि ये हमारे पास एक मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस R है, यदि मैं करंट इसमें इधर से फ्लो कर रहा हूं, ठीक है, तो इधर से फ्लो कर सकते हैं, और यदि मैं इसमें इस प्रकार से करंट इधर से फ्लो कर रहा हूं तो इधर से भी हम फ्लो कर सकते हैं। यानी कि R एक ऐसी डिवाइस है, चाहे इधर से फ्लो करो इधर से, दोनों ही करंट की आएगी, यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो R जो है वो हमेशा क्या यूज किया जाता है? पॉजिटिव। R की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होती कि मैं यदि करंट इधर से फ्लो कर रहा हूं तो पॉजिटिव ले लिया, इधर से फ्लो कर दूं नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। R हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ओम्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया और जो उसने रेजिस्टेंस के बारे में बताया था उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से चर्चा की। अब जो R है वो लेंथ, टेम्परेचर, एरिया और जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, ये हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एटसेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड, देन रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड ऑन इट्स एंड्स एंड करंट फ्लो थ्रू इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि V और I का रेशियो हमेशा क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है, और उस कांस्टेंट को ओम ने क्या कहा? R कहा, और R को क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मटेरियल। जो भी मटेरियल हम लेंगे कंडक्टर मटेरियल, उस मटेरियल का रेजिस्टेंस R होगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि ओम्स लॉ है वो AC और DC दोनों में अप्लाई होता है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन बता रखिए, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया वगैरह चेंज नहीं होने चाहिए। हर जगह हर बार नहीं होगा, कुछ स्पेशल केस हैं कि जो ओम्स लॉ है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि AC और DC में अप्लाई होता है कि नहीं। तो ओम्स लॉ AC और DC दोनों में अप्लाई होता है, ठीक है। नॉर्मली हम प्रैक्टिकली करते हैं वो DC से करते हैं, ठीक है, AC का कम यूज करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ क्या AC और DC दोनों में एलिजिबल है, अप्लाई होता है या नहीं होता है, किस में होता है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो AC में भी है और DC में भी है। अब अगले चैप्टर में,
अगले लेक्चर में हम जो ओम्स लॉ ओहमिक डिवाइस हैं, नॉन ओहमिक डिवाइस हैं, उसका एग्जाम्पल लेंगे। आर एल लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी पढ़ते रहें।